हम्म चलिए, आज के इस डीप डाइव में हम दो ऐसी दुनियाओं के संगम में उतरने वाले हैं जो जो अपने आप में ही काफी विवादित और चर्चित रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ क्रिप्टो करेंसी की हाईटेक डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया है और दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग या कहें तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का वो पुराना आक्रामक मॉडल है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य फोकस है वो है C3 ग्लोबल क्रिप्टो अलायंस नाम के एक प्लेटफॉर्म के दावों को डिकोड करना। मतलब हम ये भी समझेंगे कि भारत में 2026 के जो ताज़ा क्रिप्टो कानून हैं वे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कैसे लागू होते हैं। और जाहिर है आम लोगों के लिए इसके पीछे क्या जोखिम छुपे हैं वो समझना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को एक साथ रखा है। हमारे पास C3 प्लेटफॉर्म के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और उनके टेलीग्राम चैनल का डेटा है। इसके अलावा तकनीकी पहलुओं को गहराई से समझने के लिए NASSCOM का एक बहुत ही विस्तृत ब्लॉग है जो क्रिप्टो और MLM पर बात करता है। और डिजिटल एसेट स्पेस में चल रहे जोखिमों के लिए हमारे पास रैडली असिस्ट की एक अहम रिपोर्ट भी है। साथ ही कानूनी हकीकत को सामने रखने के लिए CoinDCX की 2026 की ताज़ा रिपोर्ट भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारा काम यहाँ किसी भी कंपनी या प्लेटफॉर्म को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही कहा। हमारे सामने जो भी डेटा या रिपोर्ट्स हैं हम बस उन्हें निष्पक्ष रूप से डिकोड कर रहे हैं ताकि दावों और कानूनी हकीकत के बीच की असली तस्वीर सामने आ सके। और ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी जिस तेजी से बदल रही है ना, उसमें तकनीक जितनी आकर्षक लगती है उसके पीछे के नियम और जोखिमों को समझना उतना ही अहम हो जाता है। बिल्कुल। बिना पूरी जानकारी के इस स्पेस में कदम रखना काफी खतरनाक हो सकता है। तो चलिए फिर इसे अनपैक करते हैं। मुझे ये देखना सच में अद्भुत लगता है कि ब्लॉकचेन तकनीक किस तरह से पारंपरिक नेटवर्क मार्केटिंग को बदल रही है। अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो C3 खुद को सिर्फ एक MLM कंपनी नहीं कहता। वो इसे एक डिजिटल एसेट फोकस प्लेटफॉर्म कहते हैं। हाँ, उनका दावा है कि उनका जो स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ मॉडल है वो इनोवेशन, कोलैबोरेशन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है। मतलब इसका कोई एक मालिक जो CEO नहीं है। और यहीं पर इसका तकनीकी आधार सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। C3 के दावों के अनुसार ये प्लेटफॉर्म ऑफ BNB नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का ही एक लेयर है, राइट? एग्जैक्टली। अब जो लोग इस तकनीक से वाकिफ नहीं हैं उनके लिए इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। सोचिए कि जो मेन BNB ब्लॉकचेन है वो एक बहुत ही व्यस्त और चौड़ी सड़क है जहां बहुत ट्रैफिक होता है। हाँ, जहां बहुत सी गाड़ियां चलती हैं तो वहां ट्रैफिक जैम लग सकता है और टोल टैक्स भी ज्यादा हो सकता है। और BNB उसी सड़क के ऊपर बना एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जैम नहीं होता। इसका मतलब लेन देन बहुत तेजी से हो जाता है। बिल्कुल। स्रोतों में ये दावा किया गया है कि ये नेटवर्क प्रति सेकंड 10,000 ट्रांजैक्शंस तक प्रोसेस कर सकता है और इसकी जो गैस फीस है, मतलब इस नेटवर्क का इस्तेमाल करने का जो टोल टैक्स होता है, वो नाम मात्र का है। और इसी तकनीकी तेजी के साथ ना C3 के प्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी जोड़ दी गई है। वे दावा कर रहे हैं कि 2030 तक BNB कॉइन की कीमत $5,000 के पार जा सकती है। ये तो सीधे लोगों को आकर्षित करने के लिए एक फ्यूचर वैल्यू का सपना दिखाने जैसा है। हाँ, और अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनने की प्रक्रिया देखें तो स्रोतों के अनुसार जुड़ने के लिए टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट जैसे किसी Web3 वॉलेट की जरूरत होती है, जिसे एक ऐसे डिजिटल पर्स की तरह समझ सकते हैं जिस पर बैंक का नहीं बल्कि पूरी तरह से यूजर का अपना कंट्रोल होता है। सही। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वो है इसकी एंट्री कॉस्ट। इसकी शुरुआत मात्र 0.01 BNB से की जा सकती है, जो आज के हिसाब से लगभग $6 से $60 है, यानी करीब 500-600 रुपए। इतनी कम फीस क्यों? ये कम एंट्री फीस कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उनकी इंक्लूसिव इनकम रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब इसे इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान इसमें शामिल हो सके। ये एंट्री बैरियर को एकदम खत्म कर देता है। समझ रही हूँ। लेकिन जैसे ही हम उनके इनकम स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो उनका जो असली कोलैबोरेटिव नेटवर्क अप्रोच है, या सीधा कहें तो जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला हिस्सा है,
वो खुलकर सामने आ जाता है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट्स में बताया गया है कि C3 के अंदर करीब 6 से 8 अलग-अलग प्रकार की इनकम के स्रोत हैं, जैसे कि प्राइम स्टार्टर बोनस, 12 लेवल तक का लिमिटलेस जनरेशन रिवॉर्ड, एलीट लेवल और एक ऑटो ग्लोबल रॉयल्टी क्राउन बोनस भी है। बिल्कुल। और वीडियो प्रेजेंटेशन में लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे स्कूल के दोस्तों, कॉलेज के साथियों, यहाँ तक कि फेसबुक और टिकटॉक के अनजान दोस्तों को भी जोड़ें। और इसका गणित बहुत ही आक्रामक है। मतलब 12 जनरेशन तक के नेटवर्क का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 लोगों को जोड़ता है और फिर वे 2 लोग आगे 2 लोगों को जोड़ते हैं, तो ये चेन बढ़ते बढ़ते 12वें लेवल तक 8,190 लोगों की एक बहुत विशाल टीम बन जाती है। और प्रेजेंटेशन में इसी चेन के जरिए लाखों डॉलर कमाने की संभावना दिखाई गई है। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्रिप्टो और MLM का ये जो नया तकनीकी संगम है, ये असल में काम कैसे करता है? क्योंकि पुराने MLM में तो पैसा आने में हफ्तों लग जाते थे। कंपनी का एडमिन कमीशन पास करता था, तब पैसा आता था। हाँ, तो यहाँ ये कैसे अलग है? इसके लिए नास्कॉम के ब्लॉग ने इस गुत्थी को बहुत अच्छे से सुलझाया है। इस पूरे नए मॉडल की रीढ़ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। ओके। आप वेंडिंग मशीन में सिक्का डालते हैं, बटन दबाते हैं और बिना किसी दुकानदार के मशीन आपको तुरंत कोल्ड ड्रिंक दे देती है। हाँ। क्रिप्टो MM में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही कोई नया सदस्य नेटवर्क में जुड़कर अपनी फीस भरता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड ब्लॉकचेन पर तुरंत वेरीफाई होता है और कमीशन ऑटोमेटिक तरीके से बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपलाइन के डिजिटल वॉलेट में चला जाता है। एग्जैक्टली। इसके फायदों की बात करें तो ये सिस्टम देश की सरहदों का कोई बंधन नहीं मानता। कोई भारत के किसी से छोटे से शहर में बैठकर अफ्रीका या यूरोप के किसी व्यक्ति को जोड़ सकता है और पैसा सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई बैंक हॉलिडे नहीं, कोई भारी फीस नहीं, हर ट्रांजैक्शन पारदर्शी है। हाँ, कंपनियों का ऑपरेशनल खर्च तो मानो खत्म ही हो जाता है। ये सब सुनने में किसी तकनीकी चमत्कार जैसा ही लगता है। लगता तो है, लेकिन अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा पीछे हटकर देखें और स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन या उलझन सामने आती है। उलझन? किस तरह की उलझन? देखिए, C3 के प्रेजेंटेशन में एक तरफ बार बार जोर देकर कहा गया है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट साइट या ROI साइट नहीं है, ना ही ये कोई जुआ है। हाँ, वे इसे एक वर्किंग कम्युनिटी बताते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उसी प्रेजेंटेशन में स्पिल ओवर नाम के एक इनकम का बहुत आक्रामक प्रचार किया गया है। स्पिल ओवर? हाँ, दावा यह है कि बिना कोई काम किए, बिना एक भी इंसान को जोड़े, केवल ऊपर बैठे सदस्यों के काम करने से एक सदस्य को लेवल 1 में ही करीब 5 करोड़ रुपए तक की फ्री इनकम मिल सकती है। क्या बात कर रहे हैं? और इतना ही नहीं, लेवल 4 से एक डेली इनकम का भी जिक्र है, जहां 20% सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का वादा किया गया है। एक मिनट, ये तो अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों के ही खिलाफ है। मतलब एक तरफ कहना कि ये ROI साइट नहीं है और दूसरी तरफ बिना काम किए 5 करोड़ रुपए की फ्री और डेली इनकम का दावा करना। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। पैसा हवा से तो बनता नहीं है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है और उसे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो लॉजिकली वो पैसा नीचे जुड़ने वाले नए लोगों की एंट्री फीस से ही तो आ रहा होगा। बिल्कुल। और ये कॉन्ट्रडिक्शन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यहीं पर रैडली असिस्ट की रिपोर्ट हमें इस डिजिटल एसेट स्पेस के असली जोखिमों के बारे में गंभीर चेतावनी देती है। इस रिपोर्ट में NDPCB नाम का प्लेटफॉर्म का उदाहरण था ना? हाँ, हालांकि वो उदाहरण किसी और प्लेटफॉर्म का है, लेकिन वो जिन रेड फ्लैग्स की बात करती हैं, वे इस पूरे अनरेगुलेटेड क्रिप्टो MLM स्पेस पर पूरी तरह लागू होते हैं। हवा करते हैं। सही कहा। इसलिए अगर कल को कुछ गलत होता है तो जवाबदेही तय करने के लिए कोई मौजूद ही नहीं होता। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का साइकोलॉजिकल खेल। जहां करोड़ों के रिटर्न की बात होती है, तो लोग रातों रात अमीर बनने के लालच में जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं। और रिपोर्ट में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न का जिक्र है, विड्रॉल ट्रैप या पैसे निकालने का जाल। वो कैसे काम करता है? शुरुआत में छोटे विड्रॉल बहुत आसानी से सेकंड्स में हो जाते हैं। इससे सिस्टम पर विश्वास बन जाता है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी रकम लगाता है या बड़ी रकम निकालने की बारी आती है, अचानक सिस्टम में तकनीकी दिक्कत आ जाती है, या फिर नए नियम सामने आ जाते हैं कि आपको पैसे निकालने के लिए और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और नास्कॉम का ब्लॉग भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और खतरे की ओर इशारा करता है, तकनीकी जानकारी का अभाव।
नए लोग ये नहीं समझते कि प्राइवेट कीज क्या होती हैं। जिसे एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं। अगर चाबी खो गई तो कोई कस्टमर केयर या हैकर उस ताले को नहीं तोड़ सकता। फंड हमेशा के लिए खो जाता है। हाँ, और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की अपनी भारी अस्थिरता तो है ही। आज जिस कॉइन में आपका कमीशन आया है, हो सकता है कल उसकी कीमत आधी रह जाए। तो एक तरफ तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिना रोक टोक के दुनिया के किसी भी कोने से पैसा कमाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन हम भारत में बैठे हैं। हाँ, स्रोतों के अनुसार 2026 की CoinDCX रिपोर्ट इस आज़ादी पर किस तरह का ब्रेक लगाती है? भारत का कानून इस पर क्या कहता है? ये आज की चर्चा का सबसे आंखें खोलने वाला हिस्सा है। CoinDCX की 2026 की रिपोर्ट भारत के कानूनी और टैक्स ढांचे की एक बहुत सख्त तस्वीर पेश करती है। वो कैसे? सबसे पहली बात, भारत में क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर या कानूनी मुद्रा नहीं है। आप इससे बाजार में जाके सब्जी नहीं खरीद सकते। इसे सिर्फ वर्चुअल डिजिटल एसेट या VDA का दर्जा दिया गया है। मतलब इसे एक एसेट की तरह खरीदना या बेचना कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन करेंसी की तरह नहीं। बिल्कुल। पर टैक्स की बात करें तो मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। अगर किसी ने इस तरह के नेटवर्क से 1 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया, तो असल में उसके हाथ में कितने पैसे आएंगे? इस गणित को ध्यान से समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो से होने वाले किसी भी मुनाफे पर सीधे 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। बाप रे, 30%? और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस टैक्स के ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। यानी मुनाफे का लगभग 31.2% हिस्सा तो सीधे टैक्स में चला गया। यानी 1 लाख में से करीब 31,000 से ज्यादा रुपए सरकार को देने होंगे। हाँ, और स्रोतों में तो हर ट्रांजैक्शन पर कटने वाले 1% TDS का भी जिक्र है। अगर आपका सालाना ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए से ज्यादा का है तो हर बार 1% TDS कटेगा। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब दिन रात एक करके आपने लोगों का नेटवर्क बनाया और 1/3 कमाई सीधे टैक्स में। और एक सबसे बड़ा झटका ये है कि क्रिप्टो के नुकसान को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सेट ऑफ नहीं किया जा सकता? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने एक कॉइन में 1 लाख रुपए कमाए और दूसरे कॉइन में आपको 50,000 का नुकसान हो गया। शेयर बाजार में आप इन दोनों को एडजस्ट करके सिर्फ बचे हुए 50,000 के मुनाफे पर टैक्स देते हैं, लेकिन क्रिप्टो में सरकार आपके नुकसान को नहीं देखेगी। अच्छा। आपको पूरे 1 लाख के मुनाफे पर 30% टैक्स देना होगा और जो 50,000 का नुकसान हुआ है वो पूरी तरह से आपको अपनी जेब से बर्दाश्त करना होगा। ये तो बहुत ही सख्त नियम है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। C3 जैसे प्लेटफॉर्म्स दावा करते हैं कि वे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ, किसी का उन पर कंट्रोल नहीं है और वे बिना किसी KYC के एकदम गुमनाम तरीके से चलते हैं, जबकि भारत सरकार के नियम तो कुछ और ही कहते हैं। यही वो बिंदु है जहां सबसे बड़ा टकराव होता है। भारत सरकार के नियमों के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स या एक्सचेंजों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए FIU IND के साथ रजिस्टर होना अनिवार्य है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। हाँ, उनके लिए यूजर्स का KYC करना जरूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स KYC नहीं करते और न ही वे भारत सरकार के हिसाब से ऑटोमेटिक रूप से 1% TDS काट सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? ये सब फिर कैसे मैनेज होता है? नतीजा ये होता है कि कानूनी अनुपालन की यानी कंप्लायंस की पूरी जिम्मेदारी सीधे आम उपयोगकर्ता के कंधों पर आ जाती है। मतलब जो उसे इस्तेमाल कर रहा है उसी को सब देखना होगा। बिल्कुल। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो विदेश में रखे गए डिजिटल एसेट्स, वॉलेट्स और इस तरह की हर इनकम की सटीक जानकारी देना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। और अगर कोई ये सोचे कि मैं तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पर हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा? अगर कोई इसे छुपाता है तो वो ब्लैक मनी एक्ट या टैक्स चोरी के बेहद गंभीर मामलों में फंस सकता है। ये कोई मजाक नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो नया संगम है, ये एक दोधारी तलवार है। सही कहा। एक तरफ ये तकनीकी आजादी देता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, OPBNB जैसे हाई स्पीड नेटवर्क्स, बिना किसी सीमा के तुरंत कमीशन ट्रांसफर होना, ये सब एक नए और ओपन डिजिटल इकोनॉमी का सपना दिखाता है। लेकिन दूसरी এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে চাইলে লিংক ডেসক্রিপশন বক্স থাকবে, অবশ্যই যুক্ত হবেন। এছাড়া ওর টেলিগ্রাফ চ্যানেলে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সংযুক্ত হতে পারেন।